कम्युनिकेशन टुडे की 68वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारे अधिकांश मित्रों को इस बात की जानकारी है कि कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित एक मीडिया त्रैमासिक है जो पिछले 26 वर्षों से अनवरत रूप से मीडिया के क्षेत्र में हो रही शोध अनुसंधान को व्यापक रूप में प्रसारित करने का एक विनम्र प्रयास है। अपनी इस 26 वर्ष की यात्रा में कम्युनिकेशन टुडे के अनेक प्रमुख विशेषांक प्रकाशित हुए, जिसमें कोविड और मीडिया, डिजिटल मीडिया, भारत में मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष, करगिल वॉर आदि कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के हमने विशेषांक प्रकाशित किए। कोविड काल में जब एक तरह से सब कुछ थम सा गया था, उस दौर में मनुष्य ने उस अपने जुनून से एक नया विकल्प तैयार किया, ये ऑनलाइन मीडिया का, और इसी वैकल्पिक माध्यम का सहारा लेकर के हमने इस विचार विमर्श की परंपरा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक वेबिनार सीरीज शुरू की 2020 में महात्मा गांधी की जयंती के दिन, और आज ये उसकी 68वीं श्रृंखला है, एपिसोड है, जिसमें हम संसदीय लोकतंत्र और मीडिया इस विषय पर संवाद करने के लिए मिले हैं। हमारे साथ 3 प्रमुख विशेषज्ञ आज हैं। डॉक्टर आनंद पालीवाल, जो प्रख्यात विधिवेत्ता हैं और वर्तमान में विधि आयोग के सदस्य हैं। लोक प्रशासन विभाग के प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ मीडिया कर्मी त्रिभुवन जी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। कम्युनिकेशन टुडे की इस वेबिनार सीरीज के माध्यम से हमने कोशिश की है कि समाज के विभिन्न वर्गों के जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म से जुड़े हैं, विज्ञापन से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, उन सभी अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों, विशेषज्ञों को हम एक मंच पर ला करके मीडिया से जुड़े हुए उन विषयों पर उस संवाद श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। इस पूरी रिकॉर्डिंग को, बातचीत को हम रिकॉर्ड करते हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो लोग समय की प्रतिकूलता के कारण हमसे अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन का दौर शुरू हो गया है, इसलिए समय की अक्सर चुनौतियां सभी के साथ रहती हैं। अभी तक इस वेबिनार के लिए भारत के लगभग सभी प्रांतों के साथ साथ पड़ोसी देशों के भी कुछ प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और यह संख्या आज सुबह वेबिनार शुरू होने के पहले तक 238 तक पहुंच चुकी थी। हम मेल के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से इन रिकॉर्डिंग्स को YouTube में डाल करके अपलोड कर देते हैं, ताकि इस विचार को हम देश दुनिया के उस हर हिस्से में पहुंचाने में सक्षम और सफल हो सके जो हमारी भाषा और प्रतीकों को समझता है। मैं हमारे तीनों विशेषज्ञों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए इस सेमिनार से जुड़े हुए सभी मित्रों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं कि जो हमारे इस अभियान के साथ जुड़े हैं। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, संसदीय लोकतंत्र और मीडिया। गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं 4 दिन बाद। देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। विदेशी साम्राज्य से मुकाबला करने में हर वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया, चाहे वो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, राजनेता हैं। समाज का ऐसा कौन सा वर्ग नहीं था उस दौर में जिन्होंने उन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष में अपना योगदान न दिया। शायद उसी संघर्ष का परिणाम था कि हम उस लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना में सफल हो सके। और फिर बाद में जिस तरह से मीडिया का विस्तार हुआ, आलोचना प्रत्यालोचना के उस दौर में अंततः किस तरह से हम उस लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान कर सके। मीडिया नागरिकों और सरकार के बीच में एक पुल का काम करता है, एक संपर्क संवाद का काम करता है, और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि विचारों का एक उन्मुक्त प्रवाह जारी रहे। और लोकतंत्र में जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, शायद यह उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का भी प्रतीक है। अधिनायकवादी सत्ताएं जहां भी हैं, वहां उन्होंने मीडिया पर किसी न किसी प्रकार से अंकुश लगाया है। सौभाग्य से
भारत का ये जो इतिहास आजादी के बाद का 75 वर्ष का है, उसमें जब भी कभी इस तरह का संकट आया है तो देश की न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में अपने निर्णय दिए हैं। इस तरह से सूचनाओं का उन्मुक्त प्रवाह हमारे देश में एक जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। अब सवाल यह आता है कि जो हमारे संसद है उसमें आए दिन जो घटनाक्रम घटित होता है उसे मीडिया किस तरह से रिपोर्ट करता है। प्राय देखते हैं कि हंगामे और व्यवधान की खबरें तो बहुत व्यापकता प्रमुखता से प्रकाशित होती हैं, लेकिन गंभीर चर्चाएं वो प्रमुखता नहीं पा पाती हैं जिनसे कहीं हमें उनकी अपेक्षा है। तो वो गंभीर रिपोर्टिंग की आवश्यकता समय समय पर प्रतिपादित की गई है। संसदीय विशेषाधिकार भी कहीं ना कहीं एक तरफ उस संसद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में कुछ ऐसे अधिकार संसद और सांसदों के पास है, वहीं एक सीमा तक कहीं मीडिया को भी शायद वो एक अंकुश या तलवार की तरह प्रतीत होते हैं। इसलिए समय समय पर उन्हें भी कोडिफाइड करने की, संहिताबद्ध करने की बात की गई है। हालांकि 1975 में संविधान संशोधन के माध्यम से 77 में यह प्रयास किया गया कि पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को संसद की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए किसी प्रकार विशेषाधिकार या कानूनी दांवपेच का सामना न करना पड़े। और अब तो हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां संसद का सीधा प्रसारण किया जा रहा है और उसके पीछे भाव यही है कि जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उनका आचरण ठीक हो और जब वो अपनी बात करने के लिए आते हैं पूरा देश उनको देख रहा है, कहीं पूरी तैयारी के साथ आए। अभी जब लोकसभा और राज्यसभा का जो चैनल था उनको मिला करके संसद टीवी की स्थापना की गई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान केवल धाराओं का संग्रह नहीं है, यह हमारी जीवन धारा है और संसद टीवी राष्ट्र के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की एक आवाज बन के उभरेगा। वस्तुतः संसद टीवी की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही है कि संसदीय कार्यप्रणाली को हम आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। और संसद की अपनी वेबसाइट है जिसके माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि हम जनता को संसदीय गतिविधियों से परिचित करा सकें। और अब डिजिटल माध्यमों का दौर आ गया, ये भी, इसकी भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन तमाम चुनौतियों के बीच में जो सांसद हैं और जो उनके चुनाव क्षेत्र हैं वहां के लोगों के साथ एक जीवंत संवाद, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से वो उनके साथ एक संवाद स्थापित कर सकने में सक्षम है। तो डिजिटल मीडिया भी कहीं ना कहीं उसमें अपना योगदान दे रहा है, जहां हम रियल टाइम में अपने लक्षित समूह तक पहुंच सकने के लिए सक्षम है। चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां अपने विचारों को किस तरह से जनता तक पहुंचाए, उनका सोच क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उनका सोच हमारी इकोनॉमी को लेकर के, उनका सोच हमारे सोशल इश्यूज को लेकर के, इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं उन पर लगातार डिबेट होती रहती है। तो इन सारे कुछ मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले संसदीय लोकतंत्र का जो संवैधानिक स्वरूप था, देश की आजादी के संघर्ष में जब देश आजाद होता है उस समय की जो परिस्थितियां थी, जब हमने उस संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया, उन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में एक मूलभूत जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर आनंद पालीवाल जी को, एक प्रख्यात विधिवेत्ता, संविधानवेत्ता। जैसा मैंने कहा कि वर्तमान में आप विधि आयोग के सदस्य हैं, लेकिन विधि के अध्ययन, अध्यापन, शोध, अनुसंधान का अपना एक व्यापक अनुभव है। आप मोहनलाल सेखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में विधि संकाय के अधिष्ठाता और चेयरमैन लॉ फैकल्टी के रूप में काम कर चुके हैं। विश्वविद्यालय में सेवा करते हुए विश्वविद्यालय की अनेक प्रशासनिक इकाइयों का आपने नेतृत्व दिया है और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक जीवन को समृद्ध और बेहतर बनाने की दिशा में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देश के अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कोर्ट के मेंबर रहे हैं और एक प्रकार से उच्च शिक्षा नीति की जो हमारी योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनकी क्रियान्विति में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रोफेसर आनंद पालीवाल जी ने विधि से संबंधित 4 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं आपकी, और 30 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उदयपुर लॉ जर्नल के आप मुख्य संपादक भी हैं और एक प्रशिक्षक के रूप में आपने विशेष ख्याति अर्जित की है, विशेषकर ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल और पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आपने विधि संबंधी जो
ट्रेनिंग है वो आपने दी है। ICSSR और अन्य वरिष्ठ जो हमारे इस तरह की एजेंसीज हैं, प्रमुख एजेंसीज हैं, उसमें सीनियर फेलो रिसर्च के रूप में भी, शोध परियोजनाओं की क्रियान्विति में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विधि में LLB और LLM की परीक्षाओं में आप सर्वोच्च अंकों से पास हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से आपको सम्मानित पुरस्कृत किया गया है, जिसमें भामाशाह पुरस्कार और दैनिक भास्कर, देवांग मेहता बिजनेस पुरस्कार आदि प्रमुख है। लॉ कमीशन के सदस्य के रूप में आपकी व्यस्तताएं और यात्राओं से हम भली भांति अवगत हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे एक निमंत्रण को, एक टेलीफोन के निमंत्रण को स्वीकार किया और इस विषय की उस पृष्ठभूमि पर हमारे साथ संवाद करने की आपने सहमति दी। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि उन संवैधानिक परिस्थितियों के संबंध में आप हमें संबोधित करें, हमारा ज्ञानवर्धन करें, हमारा अनुभव अपने साथ साझा करें। प्रोफेसर आनंद पालीवाल जी। धन्यवाद सर। यहाँ पर आज की इस जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, इसमें उपस्थित हमारे प्रोफेसर कटारिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार जो भी हमें जुड़ने वाले हैं, श्री त्रिभुवन जी, और इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार। एक बहुत ही, मैं अगर कहूँ तो एक बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेरे कुछ चीजें इंग्लिश में रहेंगी बट मैं हिंदी में डिलीवर कर रहा हूँ, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स मेरे पास इंग्लिश में ही है, जिसमें से मैंने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो विषय मैं रख पाऊं सही तरीके से उन्हें निकाला है, तो वो थोड़ा इंग्लिश में रहेगा, बाकी तो हिंदी में हमारा चलेगा। मुझे लगता है कि उतना हम सबके लिए सही भी रहेगा। तो जैसा कि अभी भानावत साहब ने बताया है कि हमारा जब देश की जो डिफरेंट परिस्थितियां थी और उसके बाद जब देश आजाद होने वाला था, तो हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम भविष्य में अपने देश को किस प्रकार से चलाएंगे, कौन सी ऐसी व्यवस्था होगी जो आने वाले समय में हमारी सरकार का निर्माण करेगी, किस प्रकार की प्रणाली को हम लेंगे, हम क्या राष्ट्रपति प्रणाली को लेंगे, हम क्या संसदीय प्रणाली को लेंगे, या हम अपने जो सांसद जो हमारे बनेंगे, जो हमारे एक तरह से भविष्य में विधि निर्माण जो करेंगे, जो लेजिस्लेटिव हमारी बॉडी होगी, उनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा। ये सारे प्रश्न जब कोई राष्ट्र आजाद होता है तो उसके समक्ष होते हैं। अमेरिका का जब संविधान की जब बहस शुरू हुई थी 1787 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय उन्होंने बोला था ये हमारी क्लोज्ड डोर बहस हो। क्लोज डोर मतलब जो भी हमारे बीच में यहाँ चर्चा हो रही है, जो भी हमारी परिचर्चा हो रही है, उसका एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा और हम लोग एकदम फ्रैंकनेस रखेंगे, एकदम ओपनली जो हमें आता हम कह सकते हैं। पर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब हमारे संविधान निर्मात्री सभा की पहली बार जब बैठक हुई थी, चाहे अगर हम उसे दिसंबर 9, 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक यदि हम देखते हैं, तो पूरी की पूरी हर विषय पे, हर आर्टिकल पे, हर सब्जेक्ट पे जो भी हमारी चर्चा हुई, वो सारी की सारी चर्चा आज डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के रूप में प्रकाशित है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि हम ये चाहें कि हमारे देश में आज वर्तमान में संविधान का जब हम निर्वचन की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये एड फॉर द इंटरप्रिटेशन है। संविधान की मूल आत्मा हमें कैसे पता लगी कोई चीज, वो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के बहस जो भाव रहे, जो उनका एक विजन रहा है इस देश को लेकर, जिस विजन के साथ इस संविधान का निर्माण किया गया है, वो उसमें प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। तो उस समय हमारे सामने जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उन्होंने 3 ऐसे मॉडल्स अपने सामने रखे थे। एक अमेरिकन मॉडल था, एक ब्रिटिश का मॉडल था और एक तीसरा था स्विस मॉडल, जो स्विस इलेक्टेड सरकार के मॉडल उस समय की संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने सामने रखे थे कि हम भारत में किस प्रकार की एक सरकार का निर्माण करेंगे। फिर प्रश्न आया कि हमने ये कहा कि क्या हम इन दोनों का कोई एक सम्मिश्रण लेंगे या हम इसमें से एक पूरा का पूरा एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे। पर हम संसदीय फॉर्म में गए, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गए। उसके पीछे एक जो छोटी सी बात है जो KM मुंशी जी ने बोली थी, जो मैंने इसमें नोट की, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हम क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने प्रेफर किया। जो उन्होंने असेंबली डिबेट्स में बोला और जिससे सारे के सारे बाकी के सहमति दिखाई, उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ अस
And during the last several generations before us, public men in India have looked up to the British model as the best. For the last 30 or 40 years, some kind of responsibility has been introduced in the governance of this country. Our constitutional traditions have become parliamentary, and we have now all our provinces functioning more or less on the British model. As a matter of fact, today the Dominion government of India is functioning as a full-fledged parliamentary government. तो यानी कि उससे एक भली बात थी, एक तरह से एक अवेयरनेस थी, जानकारी थी, लोगों को पता था। तो ये कारण था कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से नहीं जाते हुए हमने इसको ऑप्ट किया। अब दूसरा फिर ये छोटा सा प्रश्न आया कि जो आपकी संसद में आने वाले व्यक्ति है, उनकी योग्यता के संदर्भ में क्या कुछ डिसाइड होना चाहिए, कौन एमपी हो सकते हैं, किस प्रकार के व्यक्तियों को, इसको लेकर एक डिबेट चली। कहा कि इनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, क्योंकि ये हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट बनने वाले हैं, भारत के भविष्य के विधि निर्माण में इनकी भूमिका रहने वाली है, देश को गवर्न करने की इनके बारे में भूमिका रहने वाली है, तो क्या इनके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी रखनी चाहिए। और हम सबको पता है कि आज वो नहीं है, और नहीं होने के पीछे भी कुछ लॉजिक रहते। पर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो एक बात बोली थी, वो वापस मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में से जो मैंने आज यहाँ पे उद्धृत करने के लिए, कोट करने के लिए रखी है, वो बात उनकी बहुत थी कि I would have liked to have some qualification laid down for members of the legislatures। पर उन्होंने लास्ट में एक बात बोली थी कि it is not possible to devise any yardstick for measuring the moral qualities of man, and so long as that is not possible, our constitution will remain defective। यानी उन्होंने सारी की सारी इस चर्चा को लाकर इस पे किया कि क्या आपने कोई मोरल जो क्वालिफिकेशन होती है, जो नैतिकता होनी चाहिए, उसके लिए क्या आपने कोई मेथड डिवाइस किया है। और अगर आपने उसके लिए कोई मेथड डिवाइस नहीं किया है, तो उन्होंने शिक्षा से ज्यादा, अगर मैं एक आसान शब्दों में बोलूं, तो एक नैतिकता के ऊपर प्रमुख बल दिया था कि में जो आने वाले हैं वो किस प्रकार से इस देश को गवर्न करें, उनके लिए उनका नैतिक आचरण। अभी अपन सुन भी रहे थे थोड़े समय पहले, हम सब जान रहे थे, भानवा साहब ने इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट में किस तरह से डिबेट्स हो रही है, कभी चर्चा होती है, हंगामे होते ही होते। तो मेरे ख्याल से उस समय उनकी मूल भावना इसके अनुरूप रही थी। फिर हमारे सामने दूसरा सिस्टम ये आया है कि जब हम इसे कर रहे हैं, तो हम इस देश को आगे चलाने के लिए राष्ट्रपति हमारे देश में होना चाहिए। राष्ट्रपति का जब आया विषय, तो कई बार ये बहस हुई कि राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो इलेक्टेड मोड से, या राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो, या राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर ऑफ जो हाउसेज है, जो अपने राज्यों के डिफरेंट के जो लोअर हाउसेज है, कई राज्यों में कम हाउसेज, मतलब अपर हाउसेज भी है, इसलिए क्या उसे हम रखें। तो उस पे पंडित नेहरू जी से लेके जो हमारे डिफरेंट जो संविधान निर्माती सभा, तो उन्होंने बोला देखिए आप राष्ट्रपति की एक भूमिका इसमें तय करते हैं, पर राष्ट्रपति की भूमिका तय करते समय अगर आप इसे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल करेंगे, तो ये एक तरह से वापस एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी सरकार के बीच में और आपके साथ में जो पार्लियामेंट है उनके बीच में। तो हम क्या इसे ब्रिटेन में जैसे होता है किंग है, वैसे इसे एक प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन जो हमारा है, वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन रिप्रेजेंट्स द नेशन, ये वर्ड्स जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, ये बोले गए, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन, ही इज द सिंबल ऑफ द नेशन। मतलब वो सिंबल है, सब कुछ है। उनका जो इलेक्शन होगा वो फिर जो भी आप करेंगे वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को लेके, साथ में उन्होंने बोला कि आप लोअर हाउसेस को ले लें, बट आप डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल अगर आप इसे रखेंगे तो ये गलत होगा। और इसको फिर उन्होंने उसमें से नहीं हटाया, हटाते हुए उन्हें आप, हम जान रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से जो इलेक्ट होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को लेकर भी वापस बहस चली। BN राव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उनकी एक इसके ऊपर एक बड़ी ही एक मतलब एक ये प्रक्रिया थी, एक प्रतिक्रिया थी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे मेंबर्स ने इसके ऊपर अपनी असहमति जताई। उन्होंने बोला नहीं, हमें उपराष्ट्रपति भी जरूरत होनी चाहिए। हम जिस प्रकार की अपनी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जो सेटअप करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्लस लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये हमारी अगर हम देखते हैं तो हमारी एक
हमारी सरकार का जो संसदीय जो हमारी कार्य प्रणाली है, जो हमारे पार्लियामेंट है, उसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका भी होनी चाहिए, जबकि BN राव का इसको लेकर एक स्ट्रिक्ट उनका ये था कि नहीं होनी चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। बट बाद में आप सब जानते हैं कि हम इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट को भी रखा गया। तो इसके बाद एक वापस ये था कि हम ऐसी की ऐसी व्यवस्था जब हम आगे लाएंगे तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हम गवर्नर्स की क्या भूमिका रहेगी। ये जो व्यवस्था जो हम यहाँ करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो हम करने वाले हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत हम राज्यों में क्या व्यवस्था रखेंगे। तब उन्होंने राज्यों के लेके बोला कि राज्यों की जो व्यवस्था रहेगी वो भी इसी प्रकार से रहेगी, और गवर्नर जो रहेंगे वहां पे वो इलेक्टेड नहीं रहेंगे, बाकी नॉमिनेटेड रहेंगे। और इसके ऊपर भी उस समय के जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उनकी एक ये बहुत अच्छी एक भूमिका थी। उन्होंने बोला कि हम एक जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है, जिसको हम ब्रिटिश रूलिंग के समय से लेके जब वो पे राज करते थे तब से लेके जो फेस कर रहे हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के नाते जो गवर्नर होने चाहिए, और इसलिए गवर्नर की जो भूमिका होनी चाहिए वो कभी भी निर्वाचित राज्य से नहीं होंगे, और वो केंद्र के द्वारा जो नामित किए जाते हैं वो वहां पे गवर्नर बनेंगे। फिर वापस हमारे बीच में ये बहस चली थी कि हम जो अपनी संसदीय जो सरकार की जो प्रणाली हम लाने वाले हैं, इसमें राज्यसभा की क्या जगह। तब वापस हमारी संसदीय जो सभा थी, उन्होंने बोला कि कई बारी हैस्टी लेजिस्लेशन पास हो जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का एक जो वातावरण होता है वो अलग होता है। राज्यसभा में जनरली अगर हम देखते हैं तो एक कूल एनवायरनमेंट माना उन्होंने, और लोकसभा में उन्होंने हीटेड डिस्कशंस होते हैं, और कई कई बार एक जल्दबाजी में भी अगर कोई विधेयक निकल जाता है, कोई बिल निकल जाता है, तो क्या उसके ऊपर एक अपर हाउस जो है, राज्यसभा जो है, उस पर रिकंसिडर कर सकती है, एक शांति से उसके ऊपर वापस एक पुनर्विचार हो सकता है। तो जिस प्रकार से भविष्य में इस देश को गवर्न करने के लिए जिस प्रकार से जो विधियों का निर्माण होगा, जो कानून बनेंगे, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, उसमें एक सेकंड थॉट होगा। तो अगेंस्ट वाले लोगों ने बोला कि इट विल बी अननेसेसरी कॉस्टली अफेयर, बट ओवरऑल सबकी एक राय बनी कि नहीं, ये कॉस्टली अफेयर नहीं, वास्तव में ये अफेयर वो है जो एक परिचर्चा पे एक पुनः एक जिसपे एक चर्चा होगी, और इस प्रकार से उसमें कई ऐसे व्यक्ति हम सब जानते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं आ सकते हैं, परंतु अपने क्षेत्र में जो विख्यात होते हैं, जिनकी उस पर पकड़ होती है, जो उस क्षेत्र के एक तरह से प्रख्यात भी होते हैं, उनका एक योगदान जो उस अपने क्षेत्र में रहा है, चाहे भले रिसर्च में रहा है, चाहे भले साइंस में रहा हो, चाहे, तो वो लोगों के इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर होगा, और इस प्रकार से जो कानूनों का जो पॉलिसीज का निर्माण होगा बेहतर रूप से होगा। इस प्रकार से राज्यसभा भी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारी संविधान निर्मात्री सभा की एक प्रकार से सहमति बनी। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने लोकतंत्र को देखते हैं, अपनी संवैधानिक सरकार को देखते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को देखते हैं, तो उसमें एक प्रश्न वापिस से उत्पन्न होता है कि हमने किस चीज को प्रायोरिटी देते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि इसी चीज को लेकर मुझे लगता है कि वापस में बहस होगी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनने का जो एक बहुत बड़ा कारण था, मैं आपको वापस इसमें एक चीज थी जो रीड करना चाहता हूँ। ये वो की वही है जो डिबेट्स में से मैंने इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में से रखी थी। उसमें ये था कि हमने स्टेबिलिटी से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफर किया। मैं अब ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय उन्होंने बोला कि दो चीजें होती है। एक चीजें तो होंगी कि जो ब्रिटिश सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की। अमेरिकन सिस्टम जो है और जो स्विस का जो इलेक्टेड सिस्टम है वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मैं एग्जैक्टली वर्ड्स कोट कर रहा हूँ जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने किस चीजों को देखते हुए वास्तव में इस संसदीय जो हमारी प्रणाली ऐसे चुना है। द अमेरिकन एंड द स्विस सिस्टम्स गिव मोर स्टेबिलिटी बट लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। The British system, on the other hand, gives you more responsibility but less stability. The reason for this is obvious. The American executive is a non-parliamentary executive, which means that it is not dependent for its existence upon a majority in the Congress, while the British system is a parliamentary executive, which means that it is dependent upon majority in the parliament.
और वापस में अगर मैं दूसरी बात और बोलूं, जो मैं कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट प्रूव्स द ऑथेंटिसिटी, और वैसे भी मैं अगर विधि के क्षेत्र से, तो मुझे लगता है कि जो चीजें वास्तव में कही गई है उनको कहते हुए अपनी बात को जस्टिफाई करने की हमारी एक आदत भी हो जाती है। तो उसमें वापस एक चीज है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लेकर के, इन इंग्लैंड वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेल्स, द असेसमेंट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज बोथ daily and periodic. The daily assessment is done by members of parliaments through questions, resolutions, no confidence motions, adjournment motions and debates on addresses. तो वापस यही चीज हमारे सामने आती है कि हम इस देश में अपने जो जो अभी बात कही गई थी कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में जो अपनी भूमिका को तलाशते हैं, तो हम अपने प्रियम्बल से अपने संविधान की बात करते हैं। प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये जो जिम्मेवारी हम भारत के लोग के ऊपर आई है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार को जब आपको चुनने का अधिकार दिया गया इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में, जब आपको वोटिंग राइट दिया गया है, जो आपको एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे हम कहते हैं कि दिया गया है, तो जो सरकार है वो आपका प्रतिनिधित्व कर रही है। आपके चुने हुए व्यक्ति आज पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस संसदीय जो प्रणाली है, वो प्रणाली के अगर हम कहें बेस जो है वो हम भारत के लोग हैं। कोई भी पॉलिसीज है, कोई भी राष्ट्र के संदर्भ में कोई भी नीतियां बनाई गई है, यदि हम उससे असहमत होते हैं तो हम चेंज करने का अधिकार भी हमारे हाथ में होता है। अब ये वापस एक प्रश्न आता है कि हम अपने उस अधिकार को, अपनी उस जिम्मेवारी को किस रूप में लेते हैं, हम अपने वोट को किस प्रायोरिटी से कास्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। और उसके लिए हम आज के समय में जो भी चर्चाएं हो रही, जो भी परिचर्चाएं हो रही, चाहे जैसा अभी बताया गया था भानव साहब ने, जो लोकसभा राज्यसभा की चर्चाएं लाइव हो रही है, हमारी उसमें रुचि कितनी है, हम देश में जो डिफरेंट जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंट जो डिबेट्स हो रहे हैं, हम उसे कितना सुन रहे हैं, हम मीडिया को कितना पढ़ रहे हैं, हम कितना अवेयर हो रहे हैं वास्तव में। पीपल ऑफ इंडिया आधी जो है घर में चले साइड से आएगा तो दुर्गेश जी अपना माइक ऑफ कर ले। दुर्गेश जी, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब तुमसे नहीं करे, मम्मी से बात कर रहे हैं। तुम क्या करोगी जाके? दुर्गेश वर्मा जी आप माइक ऑफ कर। दुर्गेश वर्मा जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यही से शुरुआत होती है कि हमें, हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हमें एक बहुत, जिसे कहते हैं कि एक अच्छा संविधान, एक अच्छा बना के दिया। किस प्रकार से हमारी सरकार होनी चाहिए उसके ऊपर बहुत चिंतन मनन करके हमें एक अच्छी सरकार की, एक गवर्न करने की एक बॉडी हमें दी। हमें लोकसभा, राज्यसभा, हमारे प्रेसिडेंट भी जो है वो उसकी भूमिका रखी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने इस वोट अधिकार को रखते हुए, अपनी चर्चाओं को रखते हुए, अपने इस वोट का अधिकार किस प्रकार से राष्ट्र हित में करते हैं कि हमारी जो संसदीय लोकतंत्र है उसको सही प्रकार से आगे चलाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि इसके डिफरेंट पहलुओं पे आगे के जो हमारे वक्ता है वो अपनी भूमिका रखेंगे। मैंने सिर्फ केवल उसी पृष्ठ को टच करने की कोशिश करी है कि हमने किस कारण से अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को चुना था। और उसमें जो मैंने लास्ट में जो वर्ड्स अगर आपने सुने होंगे एम्फेसाइज किए, तो वो वी जो एम्फेसाइज थे वो वर्ड थी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमने स्टेबिलिटी से ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी को चुना था। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आज भी हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से अपने इस लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत बनाते हैं, अपनी इस भूमिका को नागरिक के रूप में, अपनी भूमिका को, अपनी जो तय भूमिका है उसका हम निर्वहन करते हैं। तो मुझे लगता है इन सब के हिसाब से यदि हम अपने कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी। आपने बहुत सारगर्भित रूप से संविधान निर्माण के समय जिस तरह की बहस हुई उसके उन मूल स्रोतों को उद्धृत करते हुए ये प्रतिपादित किया कि किस तरह से तत्कालीन जो एक तरह से हमारे विजनरी लीडर्स थे, नेतृत्व था, उन्होंने अलग अलग
देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए अपने यहाँ एक जिम्मेदार पूर्ण शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए, और जिस तरह से आपने बहुत सूक्ष्म तरीके से बताया कि चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उस संसद के जो अलग अलग हिस्से हैं, किस तरह से उनके एक एक पक्ष को लेकर के लंबी डिबेट्स हुई, और किन लोगों ने उस समय के जो महत्वपूर्ण विचारक थे, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के आपने उन बहुत सारे व्यक्तित्वों के नाम लिए, उन्होंने किस तरह से उस डिबेट के माध्यम से हम उस सहमति पर पहुंचे और एक ऐसा संविधान बनाया जिसकी नींव पर हम भविष्य का जो भारत है उसे खड़ा कर सके। और ये जो अवसर आते हैं, मुझे लगता है उनके पीछे मूल दृष्टि यही है कि कहीं हम फिर बैठ करके उन सारी परिस्थितियों का, परिवेश का कहीं मूल्यांकन करें और भविष्य के लेके एक दिशा तय करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन मुद्दों पर हमारा मार्गदर्शन किया है और हमारे जो अगले दो स्पीकर्स हैं वो इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया जी से। कटारिया जी स्वयं भी संविधान के एक अच्छे विशेषज्ञ हैं, लोक प्रशासन के आप अध्येता हैं, इस समय उदयपुर यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन विभाग के आप प्रोफेसर हैं, और सोशल साइंस जो फैकल्टी है वहाँ के फैकल्टी चेयरमैन के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। और आपका पूरा जो अकादमिक करियर है, 1995 में आप उच्च शिक्षा के साथ जुड़े थे, और उसके साथ आपने अकादमिक रूप से जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। लगभग 3 दर्जन पुस्तकें, हजारों आलेख देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके प्रकाशित हो चुके हैं, और भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों की ओर से आपके उन प्रकाशनों को, उन शोध आलेखों को पुरस्कृत किया गया है। आपने अकादमिक क्षेत्र में आने से पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान दिल्ली, वहां 3 वर्ष तक अनुसंधान अधिकारी के रूप में काम किया। उससे पहले आप एक नर्सिंग कर्मचारी के रूप में भी एक तरह से करियर की शुरुआत अपनी उसमें की थी, और वहां अपने परिश्रम और समर्पण के माध्यम से अपने शैक्षिक जीवन के एक तरह से मैं यूं कहूं कि उच्चतम पद पर आप एक तरह से पहुंचे हैं। जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, वहां भी आपने 5 वर्ष तक काम किया, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के और अन्य क्षेत्रों में, उनके प्रशिक्षण का भी आपने काम किया, और राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 वर्ष तक पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में भी आप जुड़े रहे। मेरे विभाग के साथ आपका बहुत लंबा संबंध रहा है, और कई वर्षों तक आप नियमित रूप से भारतीय संविधान और उन राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए विषयों पर अध्यापन करते रहे हैं। हमारे विभागीय प्रकाशनों में भी आपका बहुमूल्य योगदान मुझे मिला है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया जी से, जो अपनी बात कहने के लिए इस समय चूंकि उदयपुर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में एक ग्रामीण इलाके में आप रुके हुए हैं, अपनी गाड़ी से बात कर रहे हैं, जहां आपको नेटवर्क थोड़ा ठीक ठाक मिला है वहीं आप रुक गए हैं। मैं प्रोफेसर कटारिया से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर हमें संबोधित करें। प्रोफेसर कटारिया। थैंक यू माननीय गुरुवर प्रोफेसर संजीव बानावत सर, मेरे साथी, वरिष्ठ साथी प्रोफेसर आनंद पालीवाल जी, सदस्य विधि आयोग भारत सरकार, त्रिभुवन जी पत्रकार जुड़े हुए हैं, और जितने भी मीडिया कर्मी, मीडिया शिक्षक देश भर के, दुनिया जान के इस चैनल पर जुड़े, आप सबको नमस्कार। पालीवाल साहब ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य बता दिया है हमारी संसदीय कार्य प्रणाली का। ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं ब्रिटिश, इस मॉडल को अपनाते टाइम, जैसे पालीवाल साहब कह रहे थे, बहुत बहस हुई थी पार्लियामेंट में। उसमें ये ठीक बात थी, अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, सरकारों की वो इम्पोर्टेंट रखेगी, पर हमने ये भी कहा कि हम अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली, वो असल में कठोर प्रणाली मानी जाती है। भारतीयों की जो नेचर है, मोर और लेस हम फ्लेक्सिबल नेचर के लोग हैं। तो ये जो संसदीय कार्य प्रणाली है, नेहरू ने कहा कि हमारी सामाजिक और हमारी चिंतन परंपरा ही लचीली है, हमारी जो संस्कृति वो लचीलेपन को बताती है। अतः संसदीय कार्य प्रणाली में अपनी किस्म की एक लचीलापन, जो शब्द यूज किया गया था, अंबेडकर जी ने जो अंतिम वक्तव्य दिया इस प्रणाली पे, उन्होंने कहा कि ये वह प्रणाली है जो झुकती है पर टूटती नहीं है। इसका परिणाम आपने देखा होगा, जब 1999 में अटल जी की सरकार थी, चुनाव की घोषणा हो गई,
और कारगिल संघर्ष आ गया, चुनावों की भी घोषणा है, कारगिल का युद्ध भी आ गया, और बजट का टाइम है, अप्रैल का महीना है, और विपक्ष और पक्ष होते हुए भी गठबंधन की टूट होने के बावजूद भी बजट पास किया गया, जिसके ठीक विपरीत अमेरिका में अध्यक्ष कार्य प्रणाली, अगर आपको याद हो शायद 96-97 की बात है, बिल क्लिंटन राष्ट्रपति, वहां उनका बहुमत नहीं कांग्रेस में, तो वहां बजट होता है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक, और किन्हीं कारणों से बजट पास नहीं हुआ। तो मुझे यूं ध्यान है कि 1, 2, 3 नवंबर अमेरिका में छुट्टी घोषित और सब जगह गवर्नमेंट ट्रेजरी लॉक कर दी गई और पूरा राष्ट्र ठप पड़ गया था अमेरिका में। ये अध्यक्षीय प्रणाली के 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, अध्यक्षीय और संसदीय के तुलनात्मक रूप से। तो हमारी जो प्रणाली है ये मूलभूत रूप से लचीलेपन को प्रदर्शित करती है, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी साथ साथ में। भारतीय जो परंपरा है जिसमें पालीवाल साहब कह रहे थे, हमारा राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना हुआ है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। हम एमपी एमएलए को चुनते हैं और हमारे राष्ट्रपति को चुन देते हैं। तो जो हमारा शासन का मुखिया प्रधानमंत्री है, गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, पर हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वही तो हमें रिपब्लिक बनाता है। हम गणतंत्र इसलिए हैं कि हमारे संविधान का मुखिया हम चुन रहे हैं। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अभी नेपाल से हटा है, लेकिन पहले तक थी, राजतंत्र नहीं है, मोनार्की नहीं है जापान की तरह हमारे यहाँ कि राष्ट्रपति हमारे पास राजा का बेटा राजा परंपरागत रूप से आएगा, वो हमारा नहीं है। इसका परिणाम ये निकला कि जनता की जो आकांक्षाएं थी ना, जिसके लिए युद्ध लड़े गए थे, आजादी के जो संघर्ष किया गया था, उसको हमने बाकायदा मूर्त रूप दिया संसदीय प्रणाली को ला करके। बस इसमें एक भिन्नता जरूर मिलेगी पूरे संसार से, जो हमारे यहाँ मेल नहीं खाती, बड़ी मिश्रित सी लगती है। अमेरिका अध्यक्षीय कार्य प्रणाली के संघीय देश है, मतलब वहाँ प्रांतीय सरकारें भी हैं। ब्रिटेन संसदीय कार्य प्रणाली है लेकिन एकात्मक देश है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। ये हमारा मिक्स वाला मॉडल हो गया। संसदीय कार्य प्रणाली हमने ब्रिटेन से ले ली क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स पहले राज कर ही रहे थे, और ये प्रणाली हमें लचीली भी लगी। चूंकि जो भी देश बड़े होते हैं ना आकार, वहाँ भूगोल में बड़े होने के बाद जनसंख्या भी बड़ी होगी, फिर प्रांत भी अधिक होंगे, फिर हिट्रोजेनिटी भी बहुत अधिक होगी। ये होने पर स्वतः ही आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट रखनी पड़ती है, तो अपना आप ही वो देश संघीय बन जाता है। तो भारत में संसदीय कार्य प्रणाली होना और संघीय सरकार हो जाना, ये कई कई बार आपने महसूस करा होगा। इसका उहापोह की स्थिति है, डिलेमा कब महसूस किया होगा, जब किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी कमी संसदीय कार्य प्रणाली की बार बार जब भी उठी, गठबंधन सरकारों में उठी है। अभी नई जनरेशन को शायद ध्यान नहीं हो, पर एक ऐसा दौर आया था हमारे यहाँ 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 12 साल में 5 लोकसभा चुनाव देखे थे इस देश में। उसका कारण यह था किसी एक को बहुमत नहीं मिल रहा था। इन्हीं चीजों को यदि आप न्यूज ध्यान से, आप तो पत्रकार हैं, जापान और इटली, पिछले 20 सालों में मेरी जानकारी में 14 15 प्रधानमंत्री बदले वहां पर, सरकारें इतनी बार बदली हैं, कारण संसदीय कार्य प्रणाली। तो संसदीय कार्य प्रणाली में उत्तरदायित्व तो है, लेकिन इसका बहुमत नहीं आने पर जो गठबंधनों की सरकार और उनका जो गिरना है ना, वो एक इश्यू बनता है। वही राज्यों में देखा होगा आपने, तो ये एक इश्यू बार बार उठा है कि जब भी भारत में संसदीय प्रणाली के दोष गिनाओगे तो आप कहेंगे गठबंधन सरकारों में काम नहीं करती, अतः एक राष्ट्रीय सरकार के गठन का एक प्रस्ताव होना चाहिए। इस काम को लेकर के अगर आपको ठीक से ध्यान हो, सन 2000 में अटल जी की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय संविधान समीक्षा कार्यक्रम आयोग बनाया था कि संविधान ने कैसे वर्किंग रही है पिछले 50 साल में, इसकी समीक्षा की जाए। तो एम एन वेंकट चलैया जस्टिस जो सेवानिवृत्त थे सुप्रीम कोर्ट से, वो उनकी अध्यक्षता में बनी थी। बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई है सर, पर उसकी जो मेन रिपोर्ट का सार है ना, वो सुनिए कि भारतीय संविधान ने बहुत सफलतापूर्वक इस शासन को चलाया है और ये बहुत उपयोगी उपकरण सिद्ध हुआ है। एक नंबर 2, इसमें बहुत सारे संशोधन किए जाने चाहिए। आज की तारीख में 105 तो हो ही गए, उस जमाने में शायद 98-99 हुए थे जब उनकी रिपोर्ट आई तब। पर संविधान के मूल स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। मूल स्ट्रक्चर का मतलब हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारा यूनियन, पहला आर्टिकल हमारा तो यही है, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो हमारा संघीय स्वरूप नहीं मिट सकता और संसदीय कार्य प्रणाली नहीं मिटाई जा सकती। ये हमारा मूल ढांचा है। बाकी तो सारी चीजें लगभग सभी संविधानों में हुआ करती हैं। तो इस चीज को राष्ट्र भर के लोगों ने इकट्ठा होकर के इस चीज को अच्छे से जान लिया
कि हमारी मूलभूत जो कार्य प्रणाली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये उतनी विफल नहीं है कि आप इसके ऊपर किसी प्रकार का विलाप प्रकट करते हैं। क्योंकि पिछले 70 साल का जो आपके पास तरक्की है ना इस देश की, वो इसी लचीलेपन के साथ है। यदि चीन ने, आप ये कहते हो उसने बहुत तरक्की करी है, तो चीन ने एक तरह से तानाशाही को प्रदर्शित किया है। वहां तो एक ही पार्टी है, वो एक ही शासनकारी आ रही है, तो उस पार्टी के शासन में कोई दूसरा कोई लोकतंत्र या कोई गठबंधन और वो सब कुछ तो वहां होता ही नहीं। हमने सारा का सारा काम संसदीय प्रणाली में किया, लचीलेपन के साथ किया। और फिर यदि आप तरक्की की कैलकुलेशन करोगे तो 141 करोड़ लोगों का जो ये भारत है आज, इसकी उपलब्धियां बहुत चमत्कारी हैं। तो वो एक अलग इश्यू, इसके ऊपर मैं बात नहीं करने जाने लगा। लेकिन ये जो राष्ट्र हजारों प्रकार के झंझावातों के बावजूद जीवित है, प्रगतिशील है, दुनिया में इंडिया एक ब्रांड है आज की तारीख में, तो वो उसका एक मूल कारण इसकी सरकारों का समर्पण भी रहा है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, गिर जाती हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन इस राष्ट्र का परवाह नहीं रुका। हम पूरे संसार में जब हम ये बोलते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि हमारे यहाँ 141 करोड़ लोग हैं इसलिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। नो, हम 31 लाख जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आई रिपीट, India elects 3.1 million, 31 lakh public representatives at various levels and various institutions. It includes parliament, state assemblies, municipalities, panchayati raj, student union and cooperative union. चुनाव होते हैं हमारे 31 लाख, दुनिया के 67 देशों की कुल आबादी 31 लाख नहीं थे, तो हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ डीप रूटेड है हमारी कोशिकाओं में। उसी तरह जिस तरह से हमारी कोशिकाओं में राम बसते हैं, नमस्ते से लेकर के और अंतिम यात्रा तक सब जगह हम आत्मा के रूप में राम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे स्वभाव में लोकतंत्र है। हम तानाशाही प्रवृत्ति के भारतीय स्वभाव में वो है ही नहीं। हम बीच बीच में कभी कभी बोल दें, लेकिन हमारे यहाँ लोचशीलता का एक कारण है। इसके मैं ये नहीं कह रहा इसमें कोई कमियां नहीं रही थी, बहुत सारी कमियां इसमें रह सकती हैं, लेकिन ये जो प्रणाली है इसका लचीलेपन का आप एक फायदा देखिए। हमारे यहाँ किसी भी सवाल को आप लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में कहीं भी उठाइए, उसको आप लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी कहीं भी प्रदर्शित कर दीजिए, जनता के बीच में उसके आप कार्टून बना दीजिए, अखबार में छाप दीजिए, विपक्षी पार्टियां भाषण दे दीजिए, आंदोलन कर दीजिए, सब कुछ होने के बावजूद ये हमारे भारी मात्रा में आपको मनभेद की तरह नहीं दिखेंगे, ये मतभेद की तरह दिखेंगे आपको हर बार। ऐसा नहीं होता कि हम दूसरे देशों की तरह किसी को पिस्तौल तान देते हैं या बस ठीक है इसका तो वजूद ही मिट जाना चाहिए, ये हमारे नेचर में नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो वर्तमान है ना, वो उसके इतिहास में, उसके समाज में और उसकी जो परंपरागत गति, किसी उसका प्रवाह रहा होता है ना, उस रूप में वो चलता है। तो संसदीय कार्य प्रणाली का जो प्रवाह है, ये जो स्वरूप है, वो हमारे यहाँ यथावत चला रहा है। कब से? जब से वैदिक युग में गणतंत्र हुआ करते थे। ये अवंती थी, मत्स्य माध्यमिका थी, पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, कौशाम्बी थी, ये गणतंत्र हुआ करते थे। अर्थात लोग अपने जो शासक है, अधिनायक है या कबीले का सरदार है, सरल भाषा में कहें, उसका चुनाव कर लिया करते थे। ये राजशाही व्यवस्था तो वैदिक युग के बाद राजा का बेटा राजा बनने वाली परंपराएं शुरू हुई। तो हम तो गणतंत्र से चले थे, बीच में दुनियादारी की राजशाही व्यवस्थाएं आई, वापिस हम गणतंत्र की तरफ आ गए। तो दुनिया में जो बड़े बड़े लोकतंत्र है ना, जहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, वहां अभी भी राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना हुआ, वैसा कोई जरूरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बहुत प्रगतिशील राष्ट्र होते हुए भी, आपके कई साथियों के शायद जानकारी हो या नहीं भी हो कि हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति आज भी ब्रिटेन की महारानी, अब तो खैर महाराजा आ गए एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद। तो ब्रिटेन का जो क्राउन है, इंग्लैंड का जो राजा है, जो उस गद्दी पर बैठा है, वो आज भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। अर्थात अंतिम रूप से बिलों पर साइन होने के लिए कॉमनवेल्थ देशों में जो भी एक समझौता हुआ था, उसके तहत वहां जाते हैं। हमारे पास ये नहीं। हमारे जो बहस पार्लियामेंट की आ रही है, अखबारों में बहुत बड़ा कवरेज आता है, राज्यसभाओं का। मुझे नहीं पता कितने लोग उसमें पढ़ते हैं उस वाले मामले को, जिस पर आप संपादकीय लिखते हैं, उस न्यूज को लिखते हैं। देश का बड़ा हिस्सा उस पर नहीं पढ़ता। लेकिन जितनी लोक नीतियां बनी हैं पिछले 40-50 वर्षों में मित्रों, उस जनमत को निर्माण में, पब्लिक ओपिनियन किसी इश्यू पे जनरेट करने के लिए
बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए मीडिया की बड़ी भारी भूमिका रही है। ये एक कारण ये भी था कि जिसे आप सरकार के 3 मुख्य स्तंभ कहते हो, कानून बनाने के लिए विधायिका, लागू करने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके निर्वचन करने के लिए, इंटरप्रिटेशन लॉ करने के लिए हमारे यहाँ चौथा स्तंभ इक्वली मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया। और हमारे यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता आपातकाल के दौर को थोड़ा छोड़ दीजिए आप 2-2.5 साल को, वरना हमारे यहाँ मोर और लेस मीडिया दुनिया के किसी भी कोने से अधिक स्वतंत्र रहा है और अभी है। तो इतना डेमोक्रेसी का लचीलापन, पार्लियामेंट्री सिस्टम का लचीलापन और ऊपर से आपका मीडिया स्वतंत्र। तो हमारे यहाँ जिन्हें नैतिक मूल्य कहते हैं, व्यक्ति के अधिकार जिन्हें कहते हैं, मानवाधिकार जिन्हें हम कहने लग रहे हैं, उनकी जो पराकाष्ठा है वो इतनी अधिक है कि लोकतंत्र की पराकाष्ठा, जहाँ लोगों में कर्तव्य बोध नहीं होने से अराजकता जैसी स्थिति आती है। तो डेमोक्रेसी पे जो सवाल बार बार उठता है ना कि यह प्रणाली इतनी लचीली है कि अराजकता को भी सहन कर लेती है, उसका कारण तो देखिए वहां मिल जाएगा उत्तर। तो ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा लागू हुआ था, जब भारत में रज़ा सुल्तान का शासन था, इल्तुतमिश और ये जो दिल्ली सल्तनत का काल था। उस जमाने में डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी, लोगों को अधिकार देने की। जब हमारे उसके 800 साल बाद, लगभग 700-800 साल। तो हम कितने साल पुराने डेमोक्रेसी है? 80 साल, लगभग 70-80 साल कह दीजिए, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी। तो इसकी तुलना आप विकसित राष्ट्रों की 700 साल पुरानी व्यवस्था से करें, मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती होती है। यदि आप 70 साल के और ऐसे राष्ट्र को जो कई हजार साल गुलाम रहा हो और जिसमें कई प्रकार की सभ्यता संस्कृतियां घुल मिल गई हो, तो उस राष्ट्र का 70 साल का जो प्रगति होता है ना, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, वो मुझे नहीं लगता किसी तरह से कम होती है। ये जो डेमोक्रेसी को लोगों तक पहुंचाने में इन चुनावों ने, इन राजनेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने और मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई है ना, वो बहुत प्रशंसनीय है। हाँ, इसमें खामियां है, और वो खामियां ये हैं साहब कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उत्तरदायी है, अकाउंटेबल, लेकिन हमारे यहाँ क्लास नहीं होने पे एसके कटारिया जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटल और ड्यूटी नहीं मिले तो डॉक्टर नर्स उत्तरदायी नहीं है, गड्ढे में कोई, बोरवेल में कोई प्रिंस करके बच्चा फंस गया तो व्यक्ति उत्तरदायित्व नहीं लेता, सड़क पे नंगा तार छोड़ के बिजली वाला चला गया, दुर्घटना होगी, वो जिम्मेदार नहीं है, मेन होल खुला रह गया तो नगर निगम वाला उत्तरदायित्व नहीं लेता। अकाउंटेबिलिटी जो पब्लिक को ली जानी चाहिए ना, प्रत्येक लोक सेवक को ली जानी चाहिए, आम व्यक्ति को ले जानी चाहिए, विद्यार्थी को ले जानी चाहिए, और अच्छे नागरिक नहीं तैयार करने के लिए माता पिता को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो नहीं हुआ काम। तो समस्या हमारे यहाँ ये कि हम सब लोग अपने अपने स्वार्थ से परिचित हैं, अपने अधिकारों से परिचित हैं, लेकिन हम हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। तो हमें एक देश की तरह रहना आता है, एक राष्ट्र की तरह जीना नहीं आता। हम बाढ़ रोकना नहीं जानते, लेकिन बाढ़ आ जाए तो मैनेज करने में हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम आपदाएं नहीं रोकना जानते भारतीय, लेकिन आपदाओं को मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं। उसका एक कारण यह है कि हम जिम्मेदारी में, कष्ट है असल में, जिम्मेदारी कष्ट की तरह बताते हैं। तो धरना प्रदर्शन और हम तो गांधी जी के नाम पर पे आंदोलन निकाल लेते हैं, लेकिन हमें अच्छे नागरिक तैयार करने चाहिए। क्या घर परिवार ये सिखाता है क्या बच्चों को? तो राष्ट्र की परिभाषा बहुत सरल रूप से दी गई थी कि साथ जीने मरने का नाम राष्ट्र है। शायद वोल्टेयर या रूसो का है, मैं नाम भूल गया हूँ सब। तो साथ जीने मरने का भाव, लिविंग टुगेदर का जो एक कंसेप्ट है ना, तो जीना और मरना दोनों साथ का जो भाव होता है ना, उसे राष्ट्र कहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्र का ये कंसेप्ट नहीं आया। देश का तो आया है, जाति का भी आया है, धर्म का भी आया है, मेरे परिवार का भी आया है, व्यक्तिगत का भी आया है, मेरे वर्ग का भी आया है, लेकिन राष्ट्र के रूप में मैं एक इकाई हूँ। ये जब नागरिक उत्तरदायित्व वहन नहीं करते तो सरकारों पे आप क्या क्या थोपेंगे? सरकारें तो वैसे ही होती है जैसे लोग होते हैं। वी डिजर्व दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हम जैसे हैं वैसे सरकारों को हम डिजर्व करते हैं। तो जैसे समाज हुआ करता है वैसे सरकारों को डिजर्व करते हैं। कोई भी व्यक्ति वोट लेते टाइम, हर कोई वोट मांगेगा, अच्छा भी बुरा भी, जो भी कैंडिडेट है, लेकिन हम किसी खास तरह के कैंडिडेट को जब चुनाव में जिताते हैं ना, तब उसके लिए तो हम ही उत्तरदायी होते हैं। एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति भारत में पाई जाती है, उस बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ मेरा अपना अनुमान ये है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में या सरपंच पंच में कह दीजिए, लोग वोट डालते समय असल में मतदान करते, लेकिन वो मतवान होते नहीं है। वान तो आप समझते हो, बलवान बल से युक्त, धनवान धन से युक्त। मतवान का मतलब ये हुआ व्यक्ति मत से भी युक्त हो।
अब हमारे यहाँ व्यक्ति मत से युक्त नहीं, वो किसी विचारधारा को नहीं जानता। एक सरल उदाहरण यूं है साहब कि एक विधानसभा क्षेत्र में 3-4 कैंडिडेट खड़े हुए, आपको ये पता है कि यहाँ पर मिस्टर वाई, जो मालूम पार्टी बोल देता हूँ, ये बीजेपी से खड़ा हुआ है, ये बंदा अच्छा नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन माहौल ये है कि पार्टी यही जीतेगी। तो जो जेड पार्टी का अच्छा कैंडिडेट है, मैं उसको वोट पता क्या कह करके नहीं देता, अरे यार ये तो वोट खराब करना है, जीतेगा तू दूसरे वाला ही। तो आप जो जीतने जा रहा है ना, प्रवाह में आप भी उसी को वोट दे रहे हो, तो पब्लिक ये मानती है भारत में कि उसे वोट देना चाहिए जो जीता हुआ कैंडिडेट। कैंडिडेट अच्छा बुरे की बात निकाल दी मैंने कहा। तो जब राष्ट्र के लोग मतदाता ये सोचते हो कि मैं अमुक व्यक्ति को वोट दूंगा और इसको कम मिलेंगे और ये हार सकता है, तो ये जो भाव है ना, ये आपको मतवान होने का परिचायक नहीं। आप ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट जीता हुआ उसे दिया जाए, अच्छे बुरे की तो बात ही खत्म हुई। इसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि जिससे वो जो चिंता व्यक्त की जाती है ना पत्रकारिता के अलग, कि राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधों का राजनीतिकरण, कि जनता को जिस लेवल पर परिपक्व होना चाहिए, मतवान होना चाहिए मतदान करने के लिए, वो मतदाता उस रूप में मतवान नहीं है। अतः कई कई बार आपको ऐसा लगता हो कि इस व्यवस्था में खामी है, संसदीय प्रणाली में खामी है। ये संसदीय प्रणाली में खामी नहीं है, हम व्यक्ति एक राष्ट्र में जिम्मेदार सभ्य नागरिक की तरह जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं जिम्मेदारियां हुआ करती है ना, जापान, ब्रिटेन, रशिया के लोग जिस तरह उत्तरदायी हैं, उस तरह नहीं है। उसका कारण लोगों में निहित है, परिवारों में निहित है, वो संसदीय अध्यक्षीय प्रणाली में नहीं है। सो थैंक यू सर, इतनी बात कहूंगा अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया जी। आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस या पॉलिटिकल लिटरेसी पर बल देते हुए भारत की संसदीय और संघीय व्यवस्था को बहुत ही एक मजबूत संस्था के रूप में प्रतिपादित किया। भले ही इसमें कई चुनौतियां आई, जिसमें आपने गठबंधन सरकारें और आदि सब उनकी बात की, लेकिन जिस तरह संविधान तैयार किया गया और उसके मूल ढांचे की रक्षा के प्रावधान किए गए, निश्चय ही हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की एक तरह से पूरी परिकल्पना की थी। और आपका यह कहना सही है कि लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा हुआ है। ये शायद इस देश की अंदरूनी ताकत है, जो आपने एक उद्धरण के माध्यम से बताया, साथ में जीने मरने का भाव। जब भी कोई इस तरह की आपदा या संकट आया है, तो पूरा देश अपने मतभेदों को भुला करके एक साथ उस आपदा का, उस संकट का सामना करने के लिए तैयार हुआ है। निश्चय ही आजादी के 70-75 वर्षों के दौर में और अधिक साक्षरता बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी और अंततः संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा है वो साकार होगा। आपने इसके व्यापक पक्षों पर और मीडिया की भूमिका पर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय त्रिभुवन जी को, जो विशेषकर राजस्थान में बहुत लंबी पारी रही उनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाँ जी, हेलो संजीव जी, जी जी, मुझे बस 2-3 मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा, 2-1 मिनट का टाइम दे दीजिए बस। मैं हाँ इतने हाँ, में एक कैब में हूँ, उतर रहा हूँ बस, और फिर ठीक मैं है। ज्वाइन कर लेता हूँ ना। तब तक मैं परिचय करा देता हूँ हाँ आपका, जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक, ठीक है। जी जी जी। तो जैसा मैं कह रहा था, त्रिभुवन जी इस समय जयपुर में हैं और दैनिक भास्कर उदयपुर में स्थानीय संपादक के रूप में जब आप काम कर रहे थे, तब हमारे अनेक विभागीय आयोजनों के साथ आपका जुड़ाव हुआ था। और विशेषकर यूनिसेफ के साथ विकास पत्रकारिता पर केंद्रित जो हमने कुछ कार्यशालाएं आयोजित की थी, उसमें त्रिभुवन जी का हमको सतत सहयोग मिलता रहा। त्रिभुवन जी प्रदेश के अनेक जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, रेडियो के चैनल्स हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन और राष्ट्रीय चैनल्स, उस पर भी आपकी उनकी नियमित भागीदारी रही है। और जो भी समकालीन मुद्दे हैं उन पर आपने बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात को रखा है। वर्तमान में आप दैनिक नवज्योति जयपुर से प्रकाशित जो अखबार है उसके साथ जुड़े हुए हैं। समकालीन जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में आपका अपना एक विशिष्ट मौलिक चिंतन है, प्रभावी वक्ता हैं, लेखक हैं।
वर्तमान में आप हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो जयपुर में लगभग 1 दशक पूर्व स्थापित हुआ था, पिछले 2 वर्षों से आप वहां एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में भी पत्रकारों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। अनेक साहित्यिक और पत्रकारीय आयोजनों में आपकी नियमित उपस्थिति अक्सर देखी जाती रही है और आप अपने विचारों के माध्यम से सदा एक सक्रियता और ऊर्जा इन आयोजनों में बनाए रखते हैं। मेरे साथ विशेषकर उनका सानिध्य पिछले कई वर्षों का रहा है और जब मैंने कुछ दिन पूर्व आपसे अनुरोध किया था कि हमारे इस आयोजन में, चूंकि आप विधानसभाओं की आपने लंबे समय तक रिपोर्टिंग भी की है, पत्रकार होने के नाते विविध पक्षों की रिपोर्टिंग का आपको अनुभव मिला है और संपादक के रूप में उस रिपोर्टिंग की टीम को नेतृत्व देने का भी आपने काम किया है, तो पत्रकारिता के विविध पक्षों के साथ एक तरह से आपका जुड़ाव रहा है। तो मैंने आपसे अनुरोध किया था और संयोगवश आपका समय कहीं क्लैश कर गया था, कोई आपका असाइनमेंट आ गया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपसे सुबह और कल शाम को लगातार टेलीफोन और मैसेज से अनुरोध किया था कि इस विषय पर हम मीडिया की जो भूमिका है उसको सुनना चाहते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कुछ समय निकाल कर चाहे कुछ ही देर के लिए हम वो संबोधित करें। हमें प्रसन्नता है कि आपने अपनी उस व्यस्तताओं के बीच में से भी किसी तरह से समय प्रबंधन करते हुए इसमें अपनी उपस्थिति को एक तरह से आश्वस्त किया हमें। मैं त्रिभुवन जी से अनुरोध करता हूँ, वो शायद अब तक सेट हो गए होंगे, एडजस्ट हो गए होंगे अपने उसमें, तो मैं त्रिभुवन जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। भाई त्रिभुवन जी। हेलो। हाँ सर, हाँ अब सब, हाँ जी सर, हाँ, आप कुछ कंफर्टेबल है ना, आवाज बात कर सकते हैं ना अभी? हाँ नहीं, बिल्कुल। जी जी। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा मैंने समय लिया। और दूसरा, आज का जो कार्यक्रम संजीव जी ने आयोजित किया है वो बहुत ही इस समय की जो चिंताएं हैं, इस समय के जो सरोकार हैं, उनके बहुत अनुकूल है। इस समय जैसा विमर्श और जैसी डिबेट चल रही है पूरे देश में, या बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया में, वह लगभग इसी विषय के इर्द गिर्द घूम रही है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय जो उदयपुर के पुराने हमारे सब साथी लोग हैं, आनंद पालीवाल जी हैं, कटारिया जी हैं, इन सबको हम बहुत पहले से सुनते, पढ़ते और समझते रहे हैं। इन्होंने आज के विषय पर बहुत बेहतरीन तरीके से अपने विचार रखे हैं। उसमें थोड़ा वैचारिक मतभेद या कुछ चीजें हो सकती हैं, या मैं ये इसे मतभेद कहने के बजाय ये कहूंगा कि जो भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन की एक परंपरा रही है, उसमें हम उसे संपूर्णता कहते हैं। भारतीय दर्शन में षड दर्शन है, जिसे आमतौर पर ये कहा जाता था कि एक दर्शन आस्तिक दर्शन है और एक दर्शन नास्तिक दर्शन है। जैसे सांख्य को ये कहा गया कि वो नास्तिक दर्शन है, लेकिन हमारे कई बहुत पुराने जो दार्शनिक रहे, जो चिंतक रहे, जो सुधारक रहे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये संपूर्णता है, ये एकांगीपन नहीं है। तो उसी दृष्टिकोण से जो हमारा जो एक विचार का जो जिस तरह से प्रकट होते हैं, उसके बारे में आज यहाँ कहा गया है। तो आनंद पालीवाल जी ने भारतीय संविधान सभा का जिक्र किया। भारतीय संविधान सभा के बाद किस तरह से संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ मजबूत हुई, उन्होंने काफी विस्तृत रूप से जो भारतीय संविधान सभा के विमर्श थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, या उसके संविधान निर्माण से रिलेटेड जो है उनका रहा है। एक सेकंड में, एक सेकंड। अरे अरे बात अरे आप नौकरी तो भारतीय क्षमा कीजिएगा।
तो भारतीय जो संविधान सभा के दौरान जिस तरह का चिंतन हुआ, जिस तरह भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया हुई, उसमें आज के विषयों को बहुत गहरे से उसके बारे में विचार किया गया। कटारिया साहब ने ऋग्वैदिक काल से लेकर दर्शन काल, उपनिषद काल, उसमें भारतीय जो लोकतंत्र की जड़ें जहां तक पहुंची हुई हैं, जहां आज का लोकतंत्र अपनी प्रेरणाएं ग्रहण करता है, उसके बारे में काफी कुछ बताया। तो मैं लगातार मीडिया से पिछले बल्कि कहना चाहिए 1984 से मैं जुड़ा था विद्यार्थी काल में, तब से लेकर बहुत सी तरह का विमर्श रहा है, बहुत सी तरह की घटनाएं हमारे जेहन में हैं। और मैं जब भारतीय संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ता था, या जब भारतीय संविधान को पढ़ा, या जब भारतीय दर्शन और चिंतन को पढ़ा, जब भारतीय राजनीति को सीखा, जो जितने हमारे शिक्षक लोग हैं, जितने हमारे विधिवेत्ता हैं, उन लोगों के माध्यम से जितना हमें जानने का मौका मिला, उस दौरान कई बार इस तरह की चीजें दुखी भी करती हैं। जैसे किसी घर के अंदर जो खासकर भारतीय संस्कारों वाले हमारे परिवार हैं, उसकी किसी परिवार की बहुत समृद्ध परंपरा होती है, और उन पुराने बुजुर्गों को याद करके, उनकी नसीहतों को याद करके हम ये सोचते हैं कि हमारा आज कैसा है, हमारे पुरखों ने जो परंपराएं हमें दी उनका हम कितना पालन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो घर में जब भी कभी कोई हमारे रिश्तेदारों में, परिवार के लोगों में, मित्रों में जब कभी इस तरह की कोई बात होती है या कोई ऐसा कार्य करता है, तो फिर पुरानी चीजें याद आती हैं। तो वो पुरानी चीजें क्या हैं, उसका जिक्र अभी पालीवाल साहब भी कर रहे थे और बाद में कटारिया जी ने भी किया। और वो तो है ही कि जब भारतीय संविधान सभा बनी, और खासकर जब भारतीय संविधान सभा ने अपना काम पूर्ण कर लिया, उस दौरान दो खास बातें उल्लेखनीय हैं। एक, 26 नवंबर को भारत का संविधान, जिस पर आखिरी दिन हस्ताक्षर हुए 1949 को, और उससे पहले दिन 25 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान सभा में भाषण दिया, वह इतनी खूबसूरत पंक्ति है एक उसमें, जो बार बार हमें उद्वेलित करती है। वो क्या है, उन्होंने कहा कि अगर हमने बहुत बेहतरीन संविधान बना लिया, लेकिन अगर वह बुरे लोगों के हाथ पड़ गया तो वो संविधान बुरा होगा, और अगर हमने संविधान खराब बनाया और वो बहुत बेहतरीन लोगों के हाथ पड़ा, तो वो भारतीय संविधान लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। तो वो जो बात थी, जो अंबेडकर साहब ने कही, वो बड़ी बहुमूल्य बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसी शख्सियत थे, जो उस कालखंड में किसी भी बड़े से बड़े व्यक्तित्व से, किसी बड़ी सरकार से वैचारिक रूप से दबी नहीं, और उन्होंने खुल करके अपने विचार प्रकट किए। आज जिस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का हमें बोध कराया जाता है, बार बार हम याद करते हैं, जो बेहतरीन समय था, जिसे पत्रकारिता की, मीडिया की दृष्टि से बेहतरीन बताया जाता है, जिसे हमारी राजनीति की दृष्टि से बेहतरीन बताया जाता है, श्रेष्ठतम बताया जाता है, अनुकरणीय बताया जाता है, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रानाडे जी के जन्मदिन पर रानाडे, गांधी और जिन्ना शीर्षक से एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की राजनीति में चले जाइए या मलकुंड में स्नान कर लीजिए, ये एक बराबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1943 के उस भाषण में पूना में कहा कि हमारी आज की राजनीति कैसी हो गई है, हमारा आज का मीडिया कैसा हो गया है, और उन्होंने उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, वो सब जगह आज ऑनलाइन भी वो भाषण इंटरनेट पे उपलब्ध है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। उसमें उन्होंने कहा कि आज की पत्रकारिता कैसी हो गई है, वो तो साबुन बनाने के प्रोडक्ट जैसी हो गई है। साबुन बनाने का जो उत्पाद है, साबुन है, ये उस तरह की चीज है। उस समय उन्होंने याद करके कहा कि आज कुछ अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। तो भीमराव अंबेडकर जब उस समय का वर्णन करते हैं, उस समय की राजनीति को, जिसे हमारे सभी तरह के विचारशील लोग, सभी तरह के चिंतक लोग, वह चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो किसी और पंथ के मानने वाले हों,
सबके सब ये मानते हैं कि आजादी से पहले हमारी राजनीति, हमारी पत्रकारिता बहुत श्रेष्ठ थी। आप देखिए कि अंबेडकर उस श्रेष्ठतम राजनीति में सवाल करते हैं, तो जो हमारे आज के दौर में मीडिया में और राजनीति में जो गिरावट आई है, जो पतनशीलता आई है, उसको लेकर वो क्या कहते, उसको लेकर उनके प्रश्न क्या होते, उनको लेकर उनकी चिंताएं क्या होती। दूसरी बात कि जो संविधान सभा के आखिर में हुई, भारतीय संविधान कब बना, भारतीय संविधान जब बन गया तो उसके बाद हमारे प्रियम्बल्स बाद में तैयार हुए। और एक बात और खास बात थी कि जो हमारे प्रियम्बल्स तैयार किए गए, उन प्रियम्बल्स से पहले संविधान में एक बहुत बेहतरीन संस्कृति का निर्माण किया गया। वो संस्कृति क्या थी? वो ये थी कि हम सर्वानुमति से, सर्वसहमति से, बिना वैचारिक मतभेद के, बिना किसी वोटिंग के हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। और उसके लिए बड़ी लंबी डिबेट्स हुई, बहुत लंबे विवाद हुए, बहुत वाद विवाद हुए, और इसके बाद उन चीजों को माना गया। लेकिन दुखद बात यह है कि भारतीय राजनीति में, भारतीय संसद की जो गरिमा रही, उसमें बहुत सारे सवाल उठते रहे। लेकिन अभी ये बताया जा रहा था कि बहुत सारी तरह के सवाल पता नहीं लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी सच है कि जाने कितने सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं दिए जाते। लॉ कमीशन ने जाने कितनी रिपोर्ट्स दी हैं और कितनी हमारी व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए सुझाव दिए हैं, लेकिन हमारे महान जो संसदीय लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जिन्हें इस देश की जनता चुन करके भेजती है, वो उनको दरकिनार कर देते हैं, उनको मानते नहीं हैं। आप ये देखिए कि मीडिया के माध्यम से जितनी रिपोर्ट्स सामने जाती हैं, उनके ऊपर उस तरह से विचार नहीं होता। हमारे यहाँ कितनी ही विद्वानों के आयोग बने हैं, न्यायाधीशों के आयोग बने हैं, उन्होंने बहुत सारी तरह की रिपोर्ट्स दी मीडिया को लेकर, मीडिया के अलावा राजनीति को लेकर, लेकिन हमारे राजनेताओं ने उन्हें मानने के लिए कभी बाध्यता उजागर नहीं की। हमारे यहाँ शब्दों का, खूबसूरत शब्दों के साथ महानता का वर्णन बहुत होता है कि हमारे यहाँ अगर किसी ने एक पंक्ति लिख दी, बोल दी, तो कहा जाता है कि ऐसा हो गया, जबकि जो वास्तव में कथनी और करनी का अंतर है वो बड़ी चिंताएं उजागर करता है। मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा, ये हमारे यहाँ 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, ये सिलसिला तभी से चल रहा है। आप देखिए कितनी कितनी तरह के कांड हुए हैं, कितनी तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन उसे भारतीय समाज को, भारतीय लोकतंत्र को बहुत बेहतर बनाया जाता, उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखने वालों को इज्जत दी जाती, सम्मान दिया जाता। वो बात नहीं हुई। आप आज की घटना, आज का या इन दिनों का घटनाक्रम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पार्टियां जब सत्ता से बाहर होती हैं तो वो एक तरह का आचरण करती हैं, और जब वो सत्ता में आ जाती हैं तो दूसरे तरह का आचरण करती हैं। जब वो सत्ता से बाहर होती हैं वो आचरण शायद उनका श्रेष्ठ होता है, और जब वो सत्ता में आती हैं तो वो पुरानी जो सत्ता का एक चरित्र है उसको अपनाते हैं। तो मेरा एक विनम्र अनुरोध या जो आपके सामने कहना है, एक मीडिया के कार्यकर्ता की दृष्टि से या मीडिया कर्मी की दृष्टि से, वो ये है कि हमें आलोचनाओं के लिए, हमें असहमतियों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। कितनी हैरानी की बात है कि एक पार्टी देश में आपातकाल लागू करती है और दूसरी पार्टी के लोग जो है उस आपातकाल का विरोध करते हुए कितने सारे लोग जेलों में जाते हैं। और उसी पार्टी, वो जो पार्टी जो जेलों में गई थी, जो इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटना, नागरिक अधिकारों के गला घोटने के खिलाफ जिसके नेता जेल में रहे, और जो आज भी 25 जून 1975 के उस दिन को काला दिन बताती है, उनके हाथ में जब सत्ता आती है तो आप देखिए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से असहज हो जाती है। और कौन असहज होते हैं? वो लोग असहज होते हैं जिनको भारत के निर्वाचन के इतिहास में सबसे अधिक वोटों के साथ सत्ता सौंपी जाती है, और मतलब लोगों पर ही विश्वास नहीं है कि हम कितना, हमारे ही लोग हैं, अगर वो असहमतियों को देख लेंगे, अगर कोई खराब बात भी कही है तो क्या उनका विवेक ही नहीं है, क्या उनके विवेक पे हमें भरोसा नहीं है कि वो इतने विवेकशील लोग हैं कि वो उसको खुद ही निरस्त कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मीडिया को जिस तरह से मीडिया के रास्ते रोके जाते हैं, मीडिया का जो खुलापन है, आज उसे बाधित करना ठीक बात नहीं है। हम एक वैश्विक संसार में रहते हैं, एक नई दुनिया बनने जा रही है, उसमें भारत की अपनी भूमिका बेहतरीन होनी चाहिए, हमें हमारे मीडिया की भूमिका बेहतरीन होनी चाहिए, उसके चिंताएं और सरोकार लोगों के साथ जुड़े होने चाहिए,
वो कैसे एक बेहतरीन राष्ट्र के रूप में, एक बेहतरीन मानव समाज का एक बेहतरीन हिस्सा होकर के कैसे हम तार्किक चीजों को देखें, कैसे जो श्रेष्ठतम मूल्य जो हमारे यहाँ बताए गए हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में बहुत पहले कहा गया, सांख्य दर्शन में एक छोटी सी एक कंडिका में वर्णन किया गया है कि गुण योगाद बंध है शुकवत, कि अगर आप में गुण है, ये जो सीबीआई के बारे में एक बात चलती है कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, ये मैं कमेंटेटिव में नहीं कह रहा हूं, मैं भाषा के तौर पर जो कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है। तो आप देखिए मुहावरा कितना पुराना है, सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन कहता है कि जिसमें गुण है, गुण योगाद बंध है शुकवत, कि उसे तोते की तरह से लोग बंधक बना लेते हैं। तो जो गुणी चीजें हैं, मीडिया का अपना गुण है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी अपनी तरह की चीज है, क्योंकि वो सरकारों के जो निर्णय लिए होते हैं, संसद में जो निर्णय लिए होते हैं, उनको वो जमीनी तौर पर लागू करती है उनको, लेकिन उसको आपने कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट पे बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, मीडिया पर भरोसा नहीं है, जो लोकतंत्र में जो वोट देने वाले लोग हैं उन पर, जिनके कारण सरकार बनी है, और जो एक तरह से सत्ता को लाने वाले प्रमुख लोग हैं, जो हमारे माई बाप हैं, जो इस देश की जनता जो सब कुछ है, लोग कहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, खराबी यहाँ है, खराबी वहां नहीं है। खराबी दरअसल हमारे जिन लोगों को हमने अपना शासन सत्ता सौंपी, वो लोग हम पे भरोसा नहीं करते या लोगों पर भरोसा नहीं करते। तो ये जो दृष्टिकोण है, उसमें बहुत सारी चीजें हमने पुराने मूल्यों को भी खोया है। हमारे जो परंपरागत मूल्य थे, जो महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने जो मूल्य दिए, जो बेहतरीन काम मुगल काल में, या आप ये देखिए कितना बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ, जब इल्तुतमिश जो है वो एक गुलाम वंश के व्यक्ति थे, राजा यहाँ बादशाह बने, उन्होंने अपनी बेटी को बादशाह बनाया। आज हम पंचायतों के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं को नहीं आने देना चाहते। आप देखिए पिछली बार जो डॉक्टर बनने के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म भरे, करीब 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, उसमें 7.5 लड़कियां हैं, 10.5 लाख लड़कियां हैं, मतलब 17 लाख में 10.5 लाख लड़कियों के फॉर्म है। अभी ताजा डेटा जो आया है, राज्यसभा में रखा गया, उसमें जो ग्रेजुएट हुए हैं, यूजीसी का डेटा है, उसमें 35 लाख 34 लाख अगर लड़के हैं तो 38 या 39 लाख लड़कियां हैं। तो कितना बड़ा तेजी से बदलाव की जरूरत है, लेकिन हम लोग अभी आज भी उनको मौका नहीं देते। प्रॉपर्टी के राइट्स आज हमारे यहाँ संविधान के अंदर दिए गए हैं, संविधान ने दे दिया, पार्लियामेंट ने दे दिया, लेकिन वो कितने लागू हो रहे हैं समाज में, कितना तौर पर हम कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यही संक्षिप्त करूंगा और ये कहूंगा कि पार्टियां भले कोई हों, हमारा लोकतंत्र बेहतरीन रहे दुनिया में, वो काफी अच्छा लोकतंत्र है, लेकिन जो लोगों के राइट्स हैं, जो लोगों के अपने अधिकार हैं, जो लोग जिस तरह से उनको जितना मजबूत किया जाना चाहिए, उसे हम कितना बेहतर कर पाएंगे, उसकी दृष्टि से, और भारतीय संविधान ने जो इन बातें कही हैं, उनको हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आगे ले जाएं, तो शायद हम एक बेहतर लोकतंत्र का, बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और अब तक जो कुछ हुआ है उसमें दूध का धुला कोई नहीं है, सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्हें आपस में एक साथ बैठ करके, और जो खासकर भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उस समय जो संस्कृति अपनाई गई थी कि भले डिबेट कितनी भी लंबी हो, उसे मान करके, आपस में सहमति बना करके हम एक कानून लाएं, हम एक चीज बनाएं। ऐसे नहीं कि रातों रात एक ऑर्डिनेंस तैयार हो, वो अगले दिन पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर आ जाए और उसको पास कर दिया जाए, और फिर बाद में देश की जनता सड़कों पर बैठे, सड़कों पर उतरे। तो जो लोक आकांक्षाएं हैं, मुझे लगता है उनका पालन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो चीज मीडिया के लिए भी बहुत जरूरी है कि मीडिया भी जिम्मेदार और जवाबदेह बने, वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, वो पाठकों के प्रति जवाबदेह हो, वो यहाँ के आम जनमानस जो है उसके प्रति जवाबदेह हो। अगर हम अपनी लोक आकांक्षाओं को इज्जत दे पाए, उनको लागू कर पाए, तो हम एक बेहतर अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी। मीडिया लोक आकांक्षाओं का संवाहक बने, अपनी जवाबदेही को समझे, और इस वैश्विक दुनिया में भारत
अपनी भूमिका को बेहतर निभा पाए, मीडिया उन व्यापक जन सरोकारों से जुड़े और उसके मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयासों को कहीं कमजोर किया जाए या अवरुद्ध न करने के प्रयत्न किए जाएं, तो शायद वो हमारे देश के लिए बेहतर होगा। आपने उस पूरी चिंतन परंपरा को हमारे उस पौराणिक और आध्यात्मिक चिंतन के साथ, जीवन दर्शन के साथ जोड़ करके कहीं चिंता प्रकट की कि समकालीन समाज में, समकालीन राजनीति में जिस तरह से विभिन्न संस्थाओं में मूल्यों का क्षरण हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, शायद मीडिया और राजनीति में भी उसी प्रकार का अवमूल्यन हुआ है, जो विशेष चिंता की बात है। सत्ता या विपक्ष में रहते हुए ये राजनीतिक दल पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन आकांक्षाओं के प्रतीक बनकर संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं को समझें, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस व्यापक बहस और चिंतन मनन के साथ एक बेहतरीन संविधान हमको दिया, जिसने आजादी के 75 वर्षों तक इस देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा, ऐसे संविधान के प्रति कहीं हम अपने आप को जोड़ करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इन्हीं सब मुद्दों पर आपका मुख्य वक्तव्य केंद्रित था। आज की ये वेबिनार अनेक चुनौतियों के बीच हुई। आनंद पालीवाल जी को ग्वालियर निकलना था, सुरेंद्र कटारिया जी को सोजत निकलना था और त्रिभुवन जी के भी असाइनमेंट्स थे। तो लेकिन फिर भी आप सभी ने समय निकालकर हमें संबोधित किया, और यदि त्रिभुवन जी हमारे साथ हैं अभी, तो इस चर्चा को कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। यदि किसी का कोई सवाल हो, मुझे लगता है वो भी शायद ट्वीट कर गए हैं। तो चलिए, आज ज़्यादा समय नहीं है इस चर्चा के लिए, क्योंकि तीनों विशेषज्ञ हमारे साथ अभी नहीं है। लेकिन हमारी अगली वेबिनार 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहीद दिवस शाम 5:30 बजे है, और इस बार का विषय हमने रखा है गांधी इन सिनेमा। और इसमें 2 व्यक्ति हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने गांधी का जो चरित्र है उसे सिनेमा में किस तरह से प्रस्तुत किया गया है उस पर पुस्तकें लिखी हैं। एक जयपुर के प्रोफेसर नरेंद्र कौशिक हैं, और दूसरे अहमदाबाद के जो हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके सीनियर ऑफिशियल हैं, इस समय PIB में हैं, प्रकाश मुदगुल जी, वो हमारे साथ में होंगे। इसके अलावा प्रोफेसर नेहा तिवारी हैं जो जमशेदपुर में है, और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से वो जुड़ी रही हैं, और एक फिल्म पत्रकार श्याम माथुर, ये हमारे साथ में होंगे। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तकनीकी सहयोगी डॉक्टर पृथ्वी सेंगर ने मुझे अभी मैसेज करके बताया कि इस वेबिनार के लिए 245 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कुछ मित्र हमारे शायद कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते थे, कोई बीच में आवाज आई थी? नहीं। तो इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो मित्र इस पूरी चर्चा को सुनना चाहें, देखना चाहें, और हमारा जो YouTube चैनल है, हमारे इस विचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक सहयोग करें, ताकि ये विचारों का निवेश अंततः कहीं ना कहीं कोई सार्थक परिणाम लेकर के आता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।